दिल्ली के भीतर संदीप दीक्षित को कांग्रेस ने अपना सीएम कैंडिडेट भी घोषित कर दिया। तो लोगों को लगता है कि हाँ, ये मुख्यमंत्री के चेहरे संभावत कांग्रेस में हो सकते हैं। आपका बैकग्राउंड सामान्य बिल्कुल भी नहीं है। मेरे हिसाब से तो जो नई दिल्ली सीट है, एक तो खैर क्योंकि शीला जी का चुनाव लड़वाया था 98 में और 2003 में जब मैं सांसद नहीं था, वो दूसरी बात है कि आदमी ईमानदार है कि नहीं ये जनता नहीं तय करती है, ये कोर्ट तय करता है। कितना नंबर 10 में से आप देंगे? तो विकास के 5 नंबर में तो 0 मिलेगा उनको, और जहां तक मुफ्त वाली बात है वहां 2-2.5 जरूर दूंगा। इन अरविंद केजरीवाल की गारंटीज को एक तरीके से कॉपी भी किया जा रहा है। नहीं, ठीक है ना, तो इन्होंने किसकी स्कीम को कॉपी किया? आप भिखारी बना देते हैं वोटर को। कोई भी सरकार अपनी जेब से तो पैसा किसी को नहीं देती है, नहीं देती है। क्योंकि आपको कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के ही अगेंस्ट फील किया है। ये थोड़ी पर्सनल फाइट भी है। मुझे नहीं लगता ये उस मामले में पर्सनल है, लेकिन हाँ एक चीज मैं जरूर कहूंगा, कोई चीज है तो शीला जी पाक साफ निकली। क्या लग रहा है आपको इस चुनाव में कांग्रेस कहाँ जा रही है? एक बहुत बड़ा वोटर कांग्रेस का जो था वो आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो मुझे लगता है कि वो हमारा बहुत सा वोटर वापस आएगा। और अगर आप बीजेपी को भी कह दें, बीजेपी इतने पोस्टर लगा रही है आम आदमी पार्टी के निकम्मेपन की, मैं तो बीजेपी से भी पूछना चाहूंगा, कोऑर्डिनेशन तो बन पाए, क्योंकि एलजी के और स्टेट गवर्नमेंट के, दिल्ली सरकार के बीच में बड़ी तल्खी, बड़ी तनावपूर्ण से संबंध नजर आते हैं। इसके पहले कांग्रेस की सरकार रही, बीजेपी का राज था, अच्छा खासा काम हुआ। कांग्रेस पार्टी आज जिस तरीके से लड़ाई में उतरी है, थोड़ी देर कर दी। क्या हम लेट हो गए हैं? शायद। तो ये बात तो जरूर पूछनी चाहिए आपसे कि लोकसभा के वक्त पर हाथ में हाथ थे आप और कांग्रेस के, और आज आप अभी तक के इंटरव्यू में लगातार आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए सुनाई दिए। नहीं, मुझे लग रहा था जैसे मैंने लोकसभा की बात की कि ये सवाल आएगा, और ये सही सवाल भी है। देखिए, ये इस सवाल को जवाब देना जरूरी भी है। दिल्ली को बर्बाद करने में सबसे अग्रणी केजरीवाल है। दोनों आप और कांग्रेस का वोटर अगर सेम है तो यहाँ पर जो वोटर बटेगा वो आप दोनों के बीच में बटेगा, और फायदा तो फिर बीजेपी को होगा। तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गया तो दिल्ली बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। आप और कांग्रेस के बीच क्या कोई अलायंस होगा? जहां तक केजरीवाल की बात है, उसका तो कोई भरोसा नहीं कर सकते। 2013 में भी उसने कस्में खाई थी कि कांग्रेस से कभी समर्थन नहीं लेंगे, हमारा समर्थन लेके एकदम पहुंच गए शपथ लेने के लिए। अगर पूरा बहुमत ना मिले तो हम समर्थन लेने वाली स्थिति में हो। आपको टफ सीट पे फंसा दिया कि हारो या जीतो, जैसे कहते हैं ना, शुड बी वर्थ इट। आखिरी बार दिल्ली में सरकार 2008 में बनी थी, और शीला जी की सरकार जब गई है उससे पहले निर्भया केस हुआ था, और एक बहुत बड़ा स्टिग्मा, इस शब्द का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ये लगा उनकी सरकार पर। लगता है आपको कानून व्यवस्था एक मुद्दा है दिल्ली में? है, बिल्कुल है। कि मोदी वर्सेस हु, जब हम दिल्ली में आते हैं तो यहाँ ही कहा जाता है कि केजरीवाल वर्सेस हु। और लीडर ने काम नहीं किया है, सड़क पे बदनाम हो गया है, भ्रष्टाचार में फंस गया है, जेल जा चुका है, बेल पर जी रहा है, 4 केस उस पे लगे, तो नेगेटिव भी जा सकता है। बीजेपी लगातार अपनी कैंपेन बहुत तेज करती हुई दिखाई दे रही है। संदीप दीक्षित को इस वक्त दिल्ली में माहौल क्या नजर आ रहा है? तीसरी बार आम आदमी की सरकार नहीं आ रही, ये कंफर्म्ड है। ठीक है, ये अब की बार नहीं जीतेंगे, ये कंफर्म्ड है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली में विधानसभा चुनावों में अब तकरीबन 2 महीने का वक्त बाकी रह गया है, और लगातार राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस पार्टी की ओर से भी पहली लिस्ट जारी कर दी गई है 21 उम्मीदवारों के नाम के साथ। सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस लिस्ट में देखने के लिए मिली वो ये कि नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है संदीप दीक्षित को। जी हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ फील्ड किया है कांग्रेस पार्टी ने, और आज खास बातचीत में हमारे साथ संदीप दीक्षित जी मौजूद हैं। बातचीत के लिए बहुत बहुत स्वागत है संदीप जी आपका। यहीं से शुरू करते हैं कि नई दिल्ली विधानसभा सीट से आपको उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस पार्टी ने। क्या ये मान लिया जाए कि दिल्ली के भीतर संदीप दीक्षित को कांग्रेस ने अपना सीएम कैंडिडेट भी घोषित कर दिया? नहीं मैम, इसकी ये मेरे ख्याल से एक इतना सही मेरे ख्याल से कनेक्शन नहीं है। देखिए, कांग्रेस में एक पुरानी प्रथा होती है कि हम लोग विधायकों को लड़ाते हैं, और जब विधायक जीत के आते हैं तो वही मुख्यमंत्री चुनते हैं। ये है जरूर कि कई राज्यों में जहां हमारा कोई प्रमुख लीडर हो, बड़ा चेहरा हो, या जिसके नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा हो, तो लोगों को लगता है कि हाँ, ये मुख्यमंत्री के चेहरे संभावत कांग्रेस में हो सकते हैं। जैसे हुड्डा साहब का था हरियाणा में, लेकिन यहाँ वो कोई स्थिति नहीं है। यहाँ हम लोग इंडिविजुअल अपनी अपनी सीटों पे लड़ रहे हैं, और हम लोगों का कोई उस तरीके से दिल्ली के नेतृत्व में कोई बैकग्राउंड भी नहीं रहा है। तो मैं कहूँगा कि एक सामान्य कांग्रेस कैंडिडेट जो नई दिल्ली सीट से लड़ रहा है, सिर्फ उसी पहचान की
पे आप इसको रखिएगा। सामान्य कांग्रेस कैंडिडेट, जी। आपका बैकग्राउंड सामान्य बिल्कुल भी नहीं है। शीला नहीं, दीक्षित जी की आप बैकग्राउंड बेटे हैं। सामान्य ना हो, कैंडिडेट तो सामान्य ही है ना, लोकसभा असामान्य चुनाव कैंडिडेट नहीं आप लड़ होता है। चुके हैं जी, और अब क्योंकि विधानसभा का पहला ही चुनाव है आपका, विधानसभा का पहला चुनाव है। तो किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि सामने अरविंद केजरीवाल को आप चुनौती देने के लिए मैदान में उतर रहे हैं? देखिए, अभी तो पता नहीं है अरविंद केजरीवाल आएंगे कि नहीं आएंगे। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो नई दिल्ली से लड़ेंगे। ठीक है, अगर ऐलान कर दिया तो उनका स्वागत है। देखिए, ऐसा है कि मेरे हिसाब से तो जो नई दिल्ली सीट है, एक तो खैर क्योंकि शीला जी का चुनाव लड़वाया था 98 में और 2003 में जब मैं सांसद नहीं था, तो एक सरोकार भी हुआ था इस सीट से। उसके बाद सांसद होने में उतनी वो नहीं रही, तो एक पहचान भी है इस सीट की। लेकिन यहाँ क्या है कि मुझे लगता है 2 स्तरों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। एक तो अरविंद केजरीवाल किस तरह के विधायक रहे, और उसमें जो हमें खबरें बार-बार आती रहती हैं कि कोई भी उत्कृष्ट विधायक की तरह उन्होंने काम नहीं किया। क्या नहीं है, क्या डिटेल नहीं है, उसमें मैं नहीं जानना चाहूँगा। दूसरा, क्योंकि वो मुख्यमंत्री भी हैं, तो मुख्यमंत्री का भी उनका आकलन किया जाएगा कि 10 साल में उन्होंने किया क्या है। पूर्व मुख्यमंत्री अभी तो। हाँ, अब देखिए, जो अगर आतिशी जी की माने तो वही मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि वो तो कहती है मैं तो खड़ा हूं लेके बैठूंगी। उन्होंने कुछ नाटक भी किया कि बगल की सीट में बैठेंगे। तो तकनीकी रूप से वो सीएम हो या ना हो, आम आदमी पार्टी तो यही दिखाना चाहती है। और आपने देखा होगा बार बार वो जनता को भी जाके ये कह रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री चुनिए, तभी मैं ये सिद्ध कर पाऊंगा कि मैं ऑनेस्ट हूं कि नहीं हूं। वो दूसरी बात है कि आदमी ईमानदार है कि नहीं, ये जनता नहीं तय करती है, ये कोर्ट तय करता है। लेकिन इन्होंने चलो उसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाया। तो ये तो मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ रहे हैं। आपने इनके इश्तहार भी देखे होंगे, फिर लाएंगे केजरीवाल। तो फिर लाएंगे केजरीवाल, कोई विधानसभा में तो नहीं लाएंगे केजरीवाल को, दोबारा एमएलए बनाने के लिए तो नहीं कह रहे, स्वाभाविक है मुख्यमंत्री के लिए कह रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री के रूप में तो उनका जो 10 साल का कार्यकाल रहा है उसका भी आकलन होगा, 10 या 11 साल का। और अगर उनको हम समझ लो बहुत ही कम नंबर देते हैं विधायक के रूप में, तो शायद सीएम के रूप में तो उसके भी कम नंबर कितने हम लोग नंबर देंगे। 10 में से आप देंगे? 10 में से मैं, अगर आप देखिए, अगर आप ये माने, 2 मैं चीज़ों में मानता हूँ। समझ लीजिए, आप अगर 5 नंबर रखते हैं फ्री फंड का, जिसको रेवड़ी कहा जाता है, मुफ्तखोरी कहा जाता है, और 5 नंबर रखें विकास का, तो विकास के 5 नंबर में तो 0 मिलेगा उनको। और जहां तक मुफ्त वाली बात है, वहां 2-2.5 जरूर दूंगा, क्योंकि इन्होंने एक नया आयाम तय किया कि अगर काम करो या ना करो, अगर इस तरीके की चीजों को सस्ता करके, और खासकर तब सस्ता करके जब आपकी पिछले वाली सरकार ने वो सारे काम कर दिए थे जो आपके लिए सहूलियत बन सकते थे सस्ता करने के लिए। क्योंकि अगर दिल्ली में बिजली नहीं आ रही होती, 70% चोरी 5% पे नहीं आ गई होती, दिल्ली में पूरे पानी का इंतजाम ना हो गया होता, डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल नहीं बन गए होते, बिजली अलग अलग जगह भेजने के लिए ट्रांसफार्मर्स नहीं लग गए होते, तो ये फ्री फंड का काम नहीं कर पाते। तो इनको जब बनी बनाई पूरी व्यवस्था मिल गई और एक ऐसा पैसे वाला शहर मिल गया जिसके पास इतना रेवेन्यू है कि इसको खर्च करने की ग्रामीण इलाकों में, कृषि में, गरीबी पे नहीं करना पड़ता जो और राज्यों को करना पड़ता है, तो एक बनी बनाई स्थिति थी। तो उनको लगा ठीक है साहब, अगर सीधे सीधे हम लोगों के लिए मामले सस्ते कर देते हैं तो एक लोकप्रियता मिलेगी। तो वो इन्होंने एक खेल, मैं मानूंगा, राजनीतिक रूप में अच्छा खेला। और ठीक है, हर सरकार अपनी तरह से करती है, लेकिन उसमें भी अगर आप देखें तो जो क्या है, पहली सरकारें क्या करती थी कि सब्सिडी, जिसको आप मान लीजिए, या जिसको आप सहूलियत मान लीजिए, या जिसको आप सस्ती चीजें मान लीजिए, वो वहां करती थी जहां आदमी को अगर पैसा या सहूलियत या मदद मिलती थी तो वो आगे एक तरीके से देश निर्माण या राज्य निर्माण का भी काम कर पाता था। मैं 1 मिनट आपसे लेना चाहूंगा। जैसे पहले क्यों कृषि में सस्ती बिजली दी जाती थी या उद्योग में सस्ती बिजली दी जाती थी? इसलिए दी जाती थी कि अगर आप कृषि को सस्ती बिजली देंगे तो वही किसान जब रबी की फसल आएगी तो वो बोर करके या पानी कर कर खेती कर सकता है, तो उत्पादन बढ़ेगा देश का, नहीं तो सिर्फ खरीफ की फसल ले पाएगा। आप और भी अच्छा पानी का इंतजाम करेंगे तो जैद, जिसको हम गर्मी की फसल लेते थे, वो भी ले पाएगा, देश बढ़ेगा, देश की प्रगति होगी, किसान की भी प्रगति होगी। उद्योगों को अगर आप सब्सिडी देंगे तो दूर दराज के इलाकों में जहां उद्योग नहीं लगते वहां उद्योग लगा पाएगा। आपने उसमें कहीं सब्सिडी नहीं दी। दिल्ली में आज इंडस्ट्री में कोई सब्सिडी नहीं है, दिल्ली में आज ट्रेडिंग में कोई सब्सिडी नहीं है। आपने सारी की सारी सब्सिडी केवल डोमेस्टिक बिजली पे दे दी, जो उत्पादकता के रूप में बिल्कुल शून्य है। तो ठीक है, इसमें आपको वोट की फायदे तो मिल गया, लेकिन दिल्ली को, प्रदेश को, इसकी आर्थिक व्यवस्था को, राष्ट्र को कोई फायदा नहीं मिला। तो इसलिए मैं इसमें भी इसको 5 में से 5 नहीं, 5 में से 1 या 2 ही दूंगा। अच्छा, क्योंकि आप रेवडीज की बात कर रहे हैं, आप फ्रीबीज की बात कर रहे हैं, लेकिन आजकल जो ट्रेंड हम देख रहे हैं, जहां जहां भी आप देख लीजिए, जहां इलेक्शन हो रहे हैं, वहां पर
इन अरविंद केजरीवाल की गारंटीज को एक तरीके से कॉपी भी किया जा रहा है। आप ही की बात करूं, अगर मैं कांग्रेस की बात करती हूँ, कर्नाटक में महिलाओं के लिए फ्री बस राइड स्कीम्स को आप लोगों ने भी लॉन्च किया। सबसे पहले दिल्ली में ये स्कीम आई है, अरविंद केजरीवाल ने किया और अरविंद केजरीवाल ने कहा भी कि अब उनकी स्कीम्स को कॉपी किया जा रहा है। नहीं ठीक है ना, तो इन्होंने किसकी स्कीम को कॉपी किया? बिजली में सब्सिडी देना किसकी स्कीम थी भाई? सब्सिडी 100% दो तो फ्री, 50% दो तो कम, है तो सब्सिडी ना। ऐसा तो है नहीं कि बिजली फ्री हो गई है, क्योंकि बिजली की तो कीमत लगती है, तो या तो ग्राहक देगा या सरकार देगी, कीमत तो वही है। कांग्रेस की सरकारें दिल्ली में भी, मुझे याद है हम लोग भी जब थे तो 50% के करीब सब्सिडी मिला करती थी। आप किसी भी अपने सीनियर जर्नलिस्ट से पूछ लीजिएगा। पानी में तब भी जो पानी 2 रुपए 3 रुपए कॉस्ट होता था, उसको 50 पैसे 10 पैसे के रूप में दिया जाता था। तो ये तो इन्होंने कांग्रेस से कॉपी किया है। इन्होंने केवल क्या किया कि उसकी एक समझ लीजिए लिमिट बढ़ा दी। हम अगर 50% सब्सिडी देते थे, इन्होंने 100% कर दी। अगर हम 70% सब्सिडी पानी में देते थे या 90%, इन्होंने उसको 100 कर दिया। तो अगर ये माने तो इन्होंने तो सारी की सारी स्कीमें कांग्रेस की कॉपी की हैं। आपको याद होगा डीटीसी में भी जितना डीटीसी का किराया लगता था पैसे का, उतना हम किराया नहीं चार्ज करते थे, हम उसमें भी सब्सिडाइज करते थे। उसमें भी अगर आपको याद होगा स्टूडेंट पास हुआ करता था, जिसका हार्डली कोई कीमत हुआ करती थी। लेकिन क्या था, देखिए क्या होता है, अर्थशास्त्री भी और जो जो लोग जानकार हैं नीतियों के, वो ये कहते हैं कि थोड़ा बहुत आपको इसलिए चार्ज करना चाहिए कि जब आदमी थोड़ा अपनी जेब से देता है तो एक अधिकार के रूप में वो एक सर्विस लेता है। इसमें सिर्फ रहम होता है, सरकार को आप माई बाप समझने लगते हैं और इससे जो नागरिक और जो सरकार का रिश्ता वो टूट जाता है। आप भिखारी बना देते हैं वोटर को। तो कांग्रेस का ये था कि हम सब्सिडी देंगे लेकिन हम वोटर को भिखारी नहीं बनाएंगे। इसको वो कोई भी जो जिसको मानते हैं कि एक मॉरल या एथिकल प्रिंसिपल होते नहीं, इसका ये कि ठीक है हम उसको भिखारी बना दें, उसको लालची बना दें, कुछ भी बना दें, हमारी सरकार चलती रहे। तो मैं तो ये कहूंगा कि कोई भी इसकी स्कीम नहीं है जो ओरिजिनल स्कीम है, सारी की सारी कांग्रेस की स्कीमें हैं। हाँ, इसने उसके दायरे बढ़ा दिए। हालांकि ये जो बात आप कह रहे हैं वोटर को लेके, कोई भी सरकार अपनी जेब से तो पैसा किसी को नहीं देती है। नहीं देती है। वो हम लोगों से टैक्स वसूलती बिल्कुल है ठीक और बात। टैक्स का पैसा सरकार के पास जाता है। और उसी अरविंद केजरीवाल यही कहते हैं कि मैं जो जनता का पैसा है वही जनता को लौटा रहा हूँ अलग अलग स्कीम्स के जरिए। ठीक है, नहीं पर इसमें एक फर्क है। देखिए दिल्ली में आज इन्होंने क्या किया है, ठीक है आपने गरीबों को दिया और देना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ठीक है। हमारे इनमें अंतर क्या था, हम कह रहे थे 50-60% सब्सिडी, ये कहते हैं 100% सब्सिडी। लेकिन आप उसको वसूल कहां से रहे? देखिए आप हो, मैं हूं या कोई भी सामान्य जन है, हम लोग बहुत से टैक्स देते हैं। इनकम टैक्स देते हैं जिसको दिल्ली सरकार को भी पैसा मिलता है, जीएसटी देते हैं, दिल्ली सरकार को पैसा मिलता है। बहुत से सेस हैं, आप पेट्रोल खरीदते हैं, डीजल खरीदते हैं, उसमें आप सेस देते हैं, वो दिल्ली सरकार को भी जाता है। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है, क्योंकि बिजली पे जिस तरीके की ये बहुत सब्सिडी दे रहे हैं, अब इन्होंने क्या किया कि जैसे आप 400 यूनिट से ज़्यादा बढ़ेंगे, कांग्रेस के समय में 400 यूनिट के ऊपर भी 3 या 4 या 4.5 रुपया लगता था, अब एकदम 7 रुपया हो गया है, 10 रुपया हो गया है। कमर्शियल से आपने बढ़ा दिया है। आप किसी सामान्य दिल्ली वाले से पूछ लीजिए कि पहले अगर उसको 1.5, 2, 2.5 हजार का बिल आता था तो अब 5,000, 7,000, 8,000 का बिल आने लगा है। तो मेरा ये है कि ये किस जनता से आप पैसा ले रहे हैं? भाई अगर कोई आदमी थोड़ा बहुत समृद्ध है या उसका एक घर है या उसने घर में अगर 2 एसी लगा रखे हैं, तो वो आपकी राजनीति के लिए अपने पैसे क्यों दे? आपको जो टोटल टैक्स मिलता है उसमें बांटिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ फ्री कर दीजिए। लेकिन आप ये थोड़ी किसी को कह सकते हैं कि मैं आपसे टैक्स निकाल कर अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए किसी और को दूंगा, क्योंकि ये टैक्स का जो सब्सिडी है, जिसको अंग्रेजी में अनप्रोडक्टिव कहा जाता है, या इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है प्रदेश को। मैं मानता हूं कि आप लोगों से टैक्स लेते हैं, उससे सड़क बनाओ, सड़क भी तो एक तरीके की फ्री है, फ्लाईओवर बनाओ वो भी एक तरीके का फ्री है, अस्पताल बनाओ वो भी एक तरीके का फ्री है, फ्री एजुकेशन दो, फ्री हेल्थ दो, वो भी एक तरीके का फ्री है। लेकिन आपने ये कह के कि हम दिल्ली का पैसा दिल्ली को वापस दे रहे हैं, नहीं, आपने दिल्ली के लोगों से जरूरत से ज्यादा आज आप पैसा वसूलने लगे, खासकर उनसे जो थोड़े बहुत समृद्ध हैं, क्योंकि आप उसको राजनीतिक रूप में इस्तेमाल कर सकें। मेरे हिसाब से राजनीतिक, देखिए ये इस तरीके की अर्थशास्त्र लोगों की ज्यादा समझ में नहीं आएगा तो इसका हम तर्क नहीं करते, लेकिन ये इनकी राजनीति है। अच्छा, क्योंकि एक पॉलिटिकल फाइट तो है ही आपकी है। क्या हम ये माने कि क्योंकि आपको कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के ही अगेंस्ट फील किया है, ये थोड़ी पर्सनल फाइट भी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने
साफ तौर पर कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया था। आपकी जो मदर थी जी शीला दीक्षित जी, उनको सरकार से बाहर किया था और काफी मतलब अग्रेसिव एलिगेशंस लगाए लगा गए था, थे और ठीक बहुत है। अग्रेशन के साथ अरविंद केजरीवाल उस वक्त पर दिखाई देते थे जी कांग्रेस के जी खिलाफ। जी देखिए मैम, पर्सनल मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि अगर आप राजनीति में आते हैं तो आपको समझना चाहिए कि आप कभी हारेंगे और कभी जीतेंगे। और राजनीति कोई फेयर प्लेइंग फील्ड नहीं है कि नहीं साहब तथ्यों पर ही इसमें होगा। आदमी कोई भी इल्जाम किसी पर भी लगा सकता है, ठीक है। अगर कोई किसी को दिक्कत है तो हमें वोटर से होनी चाहिए कि भाई उसने कुछ झूठ कहा आपके बारे में, वोटर ने मान लिया। लेकिन अगर आप राजनीति में हैं और आप चुनाव की राजनीति में हैं तो ये चीजें सीरियस नहीं होनी चाहिए। स्वाभाविक है कि आप हारोगे, बुरा लगता है, आप चाहते हो आप जीतो, आप चाहते हो आपका पॉइंट ऑफ व्यू सही हो, लोग आपको आशीर्वाद बार बार दें, वो अलग बात है। तो मुझे नहीं लगता ये उस मामले में पर्सनल है। लेकिन हाँ, एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ भी कहा हो, अरविंद केजरीवाल ने कोई भी एलिगेशन लगाए हो, 10 साल में अगर कोई चीज है तो शीला जी पाक साफ निकली। भाई आपको याद होगा कुछ समय पहले खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि ये एलिगेशन लगाया करता था, मैं नहीं विश्वास कर पाता था, बाद में देखा एलिगेशंस में कुछ नहीं था। स्वयं निर्मला सीतारमन जी थी, और दोनों तो कांग्रेस के हैं नहीं, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि भाई आपकी पार्टी जो 365 पेजेस का इल्जाम लेके घूमती थी वो कहाँ गए। आपने एक ऐसी लेडी को बदनाम कर दिया जिसका इससे कोई लेना देना नहीं था। हमने एक आरटीआई लगाई सीबीआई में कि साहब कितने केसेस चले कॉमनवेल्थ में, उसने कहा हमने 37 इंक्वायरी खोली शीला जी के खिलाफ, सारी बंद हो गई फॉर लैक ऑफ एनी एविडेंस ऑफ करप्शन। मैंने अभी जल बोर्ड में एक आरटीआई लगाई कि कितने केस हैं मैडम के खिलाफ, आया न कभी केस शुरू हुए न कभी बंद हुए। और अगर आप दिल्ली में आप कहीं भी जाएंगे तो आज कोई ऐसा दिल्ली का नागरिक नहीं है जो शीला जी के 10 साल के पहले किए हुए कामों की आज चर्चा ना करता हो। एक तरीके से कभी कभी हमारे मन में होता ना साहब वो गोल्डन पीरियड, तो एक तरीके से दिल्ली 10 साल के पहले के पीरियड को गोल्डन पीरियड कहती है। तो मैं तो ये मानूंगा कि एलिगेशन इन्होंने कुछ भी किए हो, उसके बाद जो चीजें निकल कर आई और जिस तरीके से लोग मैडम को याद कर रहे हैं, शायद समय ने और लोगों ने अपने आप मैडम को एक तरीके से उस पेडेस्टल पे पहुंचा दिया है जहां केजरीवाल कभी नहीं पहुंच पाएंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो नैरेटिव सेट किया था आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस की सरकार के खिलाफ, आज लोग उसको समझ गए। मैं ये कहता उसको समझ गए लेकिन उसको नकार दिया है। देखिए आम आदमी पार्टी के अपने नेता जो नफरत से पैदा हुए, झूठ से पैदा हुए, वो किसी चीज में भी विश्वास कर लें, तथ्य ने, समय ने और लोगों की भावनाओं ने उसके इस एलिगेशन को नकार दिया है पूरी तरीके से। अच्छा, कांग्रेस ने क्योंकि अभी सिर्फ 21 ही कैंडिडेट्स की लिस्ट घोषित की है, क्या लग रहा है आपको इस चुनाव में कांग्रेस कहाँ जा रही है? क्योंकि अगर मैं पिछला चुनाव देखूं तो 4.5 सवा 4 आसपास आपका वोटिंग परसेंटेज रहा था। एक बहुत बड़ा वोटर कांग्रेस का जो था वो आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ है, क्योंकि बीजेपी का जब हम वोटर देखते हैं तो वो काफी लॉयल दिखाई देता है और स्टेगनेंट है बीजेपी का वोट शेयर। वो 30, 35, 40 के आसपास रहता है। जी जी देखिए ऐसा है, ये बात सही है कि पिछले 2 चुनाव में हम लोग बल्कि बहुत खराब परफॉर्मेंस रही। पिछले एमसीडी के चुनाव में भी जबकि हम लोग अच्छा कर सकते थे, मिसमैनेजमेंट के कारण हम लोगों ने बहुत खराब परफॉर्मेंस की। लेकिन दिल्ली की खासकर और देश की जो अब राजनीति है ये बहुत करवटें लेती है। जैसे 2011-12 में आप किसी से पूछते कि क्या आम आदमी पार्टी 28 सीटें ले लेगी, तो मुझे नहीं लगता कोई अपने सपनों में भी कहता कि हाँ। शायद दिल्ली के चुनाव के 4 महीने पहले भी कोई नहीं कह पाता। वो इसलिए है कि अगर आप जनभावना को पकड़ लें, उसके लोगों के अंदर के दर्द और मुद्दों को पकड़ें, तो आप समझ लीजिए एक तरीके से जनभावना को अपनी तरफ ला सकते हैं। और मुझे लगता है जो दिल्ली की दुर्दशा हुई है, जो दिल्ली की बुरी हालत हुई है पिछले 10 साल में और जो लोगों की जबान पर है, अगर हमने उसको बटोर कर अपने पास ले लिया, लोगों को ये कॉन्फिडेंस दे दिया कि शीला जी वाली दिल्ली, और उसके साथ स्वाभाविक है कि अब जो नई प्रगतियां हुई हैं, अब जो नए तौर तरीके हैं, ज़्यादा सब्सिडी का एक नया माहौल है, उसके साथ अगर हम जोड़ेंगे तो मुझे लगता है कि वो हमारा बहुत सा वोटर वापस आएगा। क्योंकि मैं एक और चीज़ बताऊं, हमारा बहुत सा वोटर 2 कारणों से गया है। एक तो यह है कि उसको हमसे निराशा थी या नाराजगी थी किसी समय में, तो वो आम आदमी में चला गया, कुछ बीजेपी में भी गया। बहुत सा वोटर इसलिए गया है क्योंकि उसको लगता है कि हम क्योंकि बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे तो एंटी बीजेपी वोटर आम आदमी में गया, और कुछ जो एंटी आम आदमी पार्टी वोटर है वो बीजेपी में चला गया क्योंकि हम नहीं हरा पाएंगे। क्योंकि बहुत से राज्यों में मैम क्या होता है, लोग जाते हैं दूसरी पार्टी में, उनको ये नहीं होता कि हमारा वोट वेस्ट होगा। दिल्ली में क्योंकि ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं, वो चाहते हैं कि हम वोट वेस्ट ना करें। तो बहुत सा ऐसा, मेरे हिसाब से 17-18% ऐसा वोट है कांग्रेस का
जो बेसिकली कांग्रेसी है, लेकिन वो आम आदमी या बीजेपी को इसलिए वोट दे रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कांग्रेस इस समय विकल्प नहीं थी। आज उसको लगने लगा है कि नहीं, कांग्रेस राइज कर रही है, मेहनत कर रही है, कोशिश कर रही है, हमारे मुद्दे उठा रही है। और दूसरा, राज्य के स्तर पर आम आदमी पार्टी से बहुत निराश हो गई है, कोई काम नहीं हुआ है। और अगर आप बीजेपी को भी कह दें, बीजेपी इतने पोस्टर लगा रही है आम आदमी पार्टी के निकम्मेपन की, मैं तो बीजेपी से भी पूछना चाहूंगा, भाई 15 साल आपने एमसीडी में राज किया, शायद दिल्ली की एमसीडी हिंदुस्तान की सबसे खराब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस में होगी। चाहे कूड़ों की ढेर की बात कर लीजिए, कॉलोनियों के अंदर टूटी हुई सड़कों की बात कर लीजिए, इनकी बहुत घटिया प्राइमरी हेल्थ व्यवस्था की बात कर लीजिए, एमसीडी की स्कूलों की बात कर लीजिए। वो दूसरी बात है कि 1.5 साल में आम आदमी के पास एमसीडी आई तो शायद कूड़े के ढेर बढ़ ही गए, कम नहीं हुए। जगह जगह जो कूड़ा लगता था वो पहले से ज्यादा ही लगा, कम नहीं हुआ। लेकिन बीजेपी ने भी ये बात सिद्ध कर दी कि वो भी दिल्ली को अच्छा प्रशासन नहीं दे सकती। तो अगर इन दोनों का आकलन लोग करेंगे और हम लोगों के बीच में इन दोनों की सत्यता को लेकर जाएंगे, तो वो 16-17% हमारा वोटर वापस आएगा और उस पर प्लस बहुत कुछ हो सकता है। अच्छा, क्योंकि दिल्ली में जो वोटर है वो बड़ा कंफ्यूज है पिछले कुछ समय में, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार रही दिल्ली में और केंद्र में बीजेपी की सरकार रही। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से कई बार ये कहा जाता है कि एलजी काम नहीं करने देते, केंद्र जो है हमारे काम में रोड़े अटकाती है। तो ऐसे में दिल्ली का वोटर ये सोचेगा कि अगर केंद्र काम में रोड़े अटका रहा है स्टेट के, तो ऐसे में आपको फिर उसी गवर्नमेंट को क्यों नहीं पिक करना चाहिए जिसकी सेंटर में गवर्नमेंट है, उसी पार्टी को पिक करना चाहिए ताकि कोई कोऑर्डिनेशन तो बन पाए, क्योंकि एलजी के और स्टेट गवर्नमेंट के, दिल्ली सरकार के बीच में बड़ी तलखी, बड़ी तनावपूर्ण से संबंध नजर आते हैं। देखिए, मैं 2-3 भाग में इसका आंसर करूंगा। पहली चीज तो ये जो तमाम तलखी और तनावपूर्ण और ये बहाने हैं, ये केवल आम आदमी पार्टी के हैं। इसके पहले कांग्रेस की सरकार रही, बीजेपी का राज था, अच्छा खासा काम हुआ। उसके पहले जब मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, अच्छा खासा काम हुआ। काम करने की आपके अंदर में हिम्मत और कमिटमेंट होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल का आप किसी एलजी से पूछ लीजिए, गाली गलौज से बातचीत करते हैं, बदतमीजी से बातचीत, मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप एलजी से बात कर लीजिए, सेक्रेटरी से बात कर लीजिए, आईएएस से बात कर लीजिए, भाई वो भी इंसान है। वो पब्लिक सर्वेंट हैं, मुख्यमंत्री के सर्वेंट नहीं है वो। अगर आप किसी से तमीज से नहीं बात करेंगे, ढंग से नहीं बात करेंगे, व्यवहार से नहीं काम करेंगे, तो लोग आपके साथ काम नहीं करते। तो जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हुआ है, उसमें मेरे ख्याल से अगर कहा जाए कि प्राथमिक जो दिखती है, या जो एक होता है ना एफआईआर में नाम आएगा तो अरविंद केजरीवाल का आएगा। तो आपने पूरी तरीके से कोशिश की कि कोई भी संस्था आपके साथ कोऑर्डिनेट नहीं करे, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली में बहुत से ऐसे काम हैं जिसमें बताए ना, भाई क्या शिक्षा में रोका किसी ने आपको स्कूल बनाने से? आप दिल्ली में एक भी नया अस्पताल नहीं बना पाए कि एलजी ने रोका आपको नए अस्पताल बनाने के लिए? आप दिल्ली की जो सड़कों की बुरी हालत है, अभी अतिशी कह रही है कि मैं 3 महीने में गड्ढे भर दूंगी, 3 के 6 महीने हो गए गड्ढे नहीं भरे, उसमें क्या एलजी रोक रहा है आपको? देखो, एलजी साहब का नाम नहीं लेना चाहिए, वो संवैधानिक पद है, लेकिन क्योंकि ये एलजी करते रहते हैं, मैं सवाल पूछना चाहता हूं ना। आपने कहा कि साहब दिल्ली में हम हर जगह सीसीटीवी लगा देंगे, याद है आपको कहा था मैं? अगर सीसीटीवी लग गए होते तो एक तो क्राइम होता जो सीसीटीवी पे कभी कैप्चर होता ना। और अरविंद केजरीवाल तो छोटी सी उपलब्धि को इतना दिखाते, जरूर दिखाते। तो अगर आपके सीसीटीवी कैमरा में आज तक एक क्राइम भी कैप्चर नहीं हुआ, तो सीसीटीवी कैमरा क्या उसमें एलजी साहब ने कोई दिक्कत की? दिल्ली में जो आज हवा खराब हो रही है, आपने जो कदम उठाए, सुप्रीम कोर्ट का लठ पड़ा तो आपने कदम उठाए, उसमें क्या एलजी ने आपको रोका था? मैं ये कह रहा हूं कि किस चीज पे, हाँ, एलजी साहब ने कुछ चीजों पे मैंने भी देखा है प्रश्न उठाए गए हैं, जैसे वित्तीय व्यवस्था पे। और मैं आपको बताऊं, दिल्ली का जो एक्ट है उसमें भारत सरकार का हस्तक्षेप दिल्ली के फाइनेंसेस में है, और ये केवल आज नहीं, ये पहले भी होता था। दिल्ली में आप उस तरीके से घाटा नहीं कर सकते जो और राज्यों में आप कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, वो टेक्निकल बातें लोगों की नहीं समझ में आएगी। तो मेरा ये कि ये इस पूरे गेम में अगर कोई दोषी है तो अरविंद केजरीवाल है। लेकिन और इसीलिए उसने क्या इस्तेमाल किया कि हमारे यहां हमेशा होता कि एक छोटे और बड़े की लड़ाई में लोग छोटे के साथ हमेशा लगते हैं। भाई बस जा रही हो, मोटरसाइकिल से अगर टक्कर होगी तो गलती किसी को भी हो, हम कहेंगे बस वाला जो है वो दोषी है। इसने इस इमोशन को खेला है, लेकिन इसने इस इमोशन को खेला है अपनी नाकामियों को और अपनी बदतमीजी को कवर करने के लिए। जो आपने एक बात कही कि फिर इसमें लोग ये क्यों ना समझें कि हम उसी सरकार को दे दें जिस सरकार की भारत सरकार में है। एक तरीके से लॉजिकल है कि भाई अगर मोदी सरकार है ऊपर, तो मोदी के ही लोगों को हम दिल्ली सरकार भी दे दें। लेकिन इस बीच में एक ऐसी भी पार्टी है जिसने हर तरीके के कॉम्बिनेशन में काम किया है, एमसीडी बीजेपी की, दिल्ली सरकार कांग्रेस की,
ऊपर सरकार अटल बिहारी जी की, ऊपर सरकार कांग्रेस की, नीचे एमसीडी बीजेपी की, सरकार कांग्रेस की। और उसने हर इस कॉम्बिनेशन में दिखाया है कि उसने अभूतपूर्व विकास किया, क्योंकि ये तो आप भी मानेंगे, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने ये ना माना हो कि शीला जी के 15 साल दिल्ली में स्वर्णिम विकास के वर्ष थे। उसमें तो किसी ने एलजी से झगड़े की नहीं सुनी, उसने तो किसी से, उस समय यही बीजेपी होती थी, तीखापन होता था, राजनीतिक तीखापन। भाई राजनीतिक तीखापन नहीं होगा तो राजनीति में मजा क्या है ना। हम कोई भजन गाने तो आए नहीं, हम तो राजनीति में आए हैं। वो तीखापन छोड़ के एक सामंजस्य बनता था, एक बातचीत बनती थी। मैं आपसे आज भी कहूंगा, आप कभी किसी भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक से बात कर लीजिए कि अगर शीला जी के पास वो आए हों और कभी किसी का विकास रुका हो। हाँ, असेंबली में हम एक दूसरे से लड़ेंगे, हम एक दूसरे के विकास में खामियां दिखाएंगे, वो हमारा काम है। लेकिन क्या विकास में कभी शीला जी ने राजनीति की हो? आप जो बीजेपी के सबसे मेधावी, सबसे लड़ने झगड़ने वाले विधायक हैं, उनसे भी पूछ लीजिए, वो भी कहेंगे कि विकास के मामले में कांग्रेस ने कभी राजनीति नहीं की। और जो पार्टियां राजनीति करती हैं, मुझे लगता है अगर हम बात रख पाएंगे कि एक तरफ हम हैं जो अगर मौका दोगे, सत्ता दोगे तो हम केवल विकास करेंगे, और एक तरफ वो दो पार्टियां हैं जो पहले राजनीति करेंगी बाद में विकास करेंगे, तो शायद दिल्ली वाले इस स्थिति में हमको चुनना बेहतर समझेंगे। अच्छा संदीप जी, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी आज जिस तरीके से लड़ाई में उतरी है, थोड़ी देर कर दी? क्योंकि बहुत टाइम से कांग्रेस पार्टी दिल्ली में गायब है, और सिर्फ गायब आप विधानसभा में मत कहिए, आप जिस तरीके से कांग्रेस लीडर्स का दिल्ली वालों के साथ जो कनेक्ट रहा पहले शीला जी के टाइम पे, उस दौरान जब हम देखते थे कांग्रेस के नेता लोगों के बीच जाया करते थे, वो एक कनेक्ट टूटा और नहीं, उसको ये मैं दोबारा से मानूंगा। आपको जोड़ने में बहुत समय आपने लगा ये दिया। मैं मानूंगा कि जो एक तरीके से कांग्रेस की एक पुरानी पिक्चर हुआ करती थी कि एक कनेक्टेड पार्टी होती थी, बिखराव आया, ये तो मैं आपकी बात मानूंगा, ये नो। और ये इल्जाम नहीं है, ये एक सत्यता है जिसको हमें स्वीकार करना चाहिए। क्या हम लेट हो गए हैं? शायद। लेकिन ये भी मानिए कि अभी कुछ समय पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था, और एक तरीके से हम लोगों ने लोकसभा के 4-5 महीने पहले से कमर बांधकर मेहनत करनी शुरू कर दी। ठीक है, हम लोगों को वांछित रिजल्ट नहीं मिला यहाँ, बल्कि हम लोग तो ये भी सोच रहे थे कि अगर 7 सीटों पे हम लड़ते तो शायद बेहतर रिजल्ट होता और उसका विधानसभा में भी एक ज़्यादा अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ता। हम लोग थोड़ा सा लेट रहे हैं, लेकिन हम लोग स्लो नहीं हैं। मेरे ख्याल से हम लोगों ने गति पकड़ी है। देवेंद्र यादव जी ने जो ये न्याय यात्रा की है, इसमें एक गति मिली है। देखिए, बहुत से लोग न्याय यात्रा को राहुल जी की न्याय यात्रा की भीड़ से जोड़ सकते हैं, लेकिन देखिए, वो न्याय यात्रा एक बहुत बड़े लीडर की थी। उसमें लोग ऐसे ऐसे इलाकों में जा रहे थे जहां कांग्रेस स्थापित भी थी। दिल्ली में हम कहीं नहीं थे, उसके बावजूद यात्रा निकली, लोग आए, लोगों ने सुना। कहीं 10 आए, कहीं 1000 आए, कहीं 5000 आए, लेकिन लोग आए। जिस पार्टी को माना जा रहा था कि उसका कितना 3-4% वोट है, हम लोगों ने 2-4 परिस्थितियों में जीते हुए, अगर आप काउंसलर माने तो शायद कोई काउंसलर नहीं है, तब भी लोगों ने निकलकर बाहर देखा। और आज हर चीज के बावजूद कांग्रेस को माना जाता है कि कांग्रेस दिल्ली में पार्टी है। ये बहुत कम होगा कि 1%, 3%, 4% की पार्टी के एक कैंडिडेट को आप आकर इंटरव्यू करें तो आपको भी लगता होगा भी कुछ तो है इसमें। मैं आपकी तरफ से नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी तरफ से अपनी भावना व्यक्त कर रहा हूं। और अगर आप देखिए कि चाहे अरविंद केजरीवाल हों, खासकर अरविंद केजरीवाल, जब भी दिल्ली की बात करते हैं सबसे पहले कांग्रेस पे हमला करते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है कि नोबडी फ्लॉग्स अ डेड हॉर्स, मतलब मरे घोड़े को कोई चाबुक नहीं मारता। तो अरविंद केजरीवाल घबराता ही होगा ना कांग्रेस से, कि सबसे पहले कांग्रेस की बात करता है, कांग्रेस के काम नहीं करने की बात करता है, कांग्रेस के कथित भ्रष्टाचार की बात करता है। तो मुझे लगता है कांग्रेस लोगों के दिलों में है। जैसे आपने कहा, हमारी कमजोरी रही कि हमने दिलों में वो जगह छोड़ दी, लेकिन अब मुझे लग रहा है पिछले कुछ समय से जो प्रयास हो रहे हैं, भले थोड़ी देरी हो गई हो, भले उतना ना कर रहे हो जितना शायद कोई कहता है हम कर सकते हैं, लेकिन हम कर रहे हैं, और मुझे ये आशा है कि इसका कुछ अच्छा रिजल्ट तो निकलेगा। अच्छा, क्योंकि आपने लोकसभा का जिक्र किया तो ये बात तो जरूर पूछनी चाहिए आपसे कि लोकसभा के वक्त पर हाथ में हाथ थे आप और कांग्रेस के, और आज आप अभी तक के इंटरव्यू में लगातार आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए सुनाई दिए। जी, नहीं, मुझे लग रहा था जैसे मैंने लोकसभा की बात की कि ये सवाल आएगा, और ये सही सवाल भी है। देखिए, ये इस सवाल को जवाब देना जरूरी भी है। लोकसभा में क्यों हम लोग साथ आए? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी ने एक कहानी और एक तरीके से एक पूरी नरेशन गढ़ी
कि क्यों हम भारत सरकार के खिलाफ है। ये कांग्रेस का मत था और कांग्रेस के समर्थित दलों का मत था, हमारे भी मित्र दल थे कई। हमने उन्हें कई मुद्दे निकाले और कहा कि इस कारण से हमारे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम नहीं किया है। मोदी को एज प्राइम मिनिस्टर किसी भी तरीके से कोशिश करनी चाहिए कि तिवारा नहीं चुना जाए। उसमें क्योंकि एक बड़ा लक्ष्य था, नरेंद्र मोदी को हटाना हमको लगता है देश हित में बहुत जरूरी था। बहुत से पार्टी हमारे साथ आई। यही आम आदमी पार्टी जो एक जमाने में नरेंद्र मोदी की तारीफ किया करती थी, आपको याद होगा केजरीवाल ने कहा था ऊपर मोदी नीचे केजरीवाल, तो इन्हीं की पार्टी का नारा था। उसने भी अपनी सोच बदली और उसने कहा नहीं, इस बड़े संग्राम में, या संग्राम तो नहीं कहेंगे, चुनाव को संग्राम क्यों कहें, लेकिन इस बड़ी प्रतियोगिता में हम जो बातें राहुल गांधी कह रहे हैं उसके साथ खड़े हैं। क्योंकि दिल्ली में हमारा और आम आदमी पार्टी का, वो आप भी मानेंगे, बहुत हद तक कॉमन वोटर है। अगर हम दोनों अलग अलग लड़ते तो कॉमन वोटर बट जाता और बटने से नुकसान एक तरीके से जो एंटी मोदी फ्रंट था उसका होता। इसलिए हमको लगा ठीक है, साथ आ जाना चाहिए। हम मोदी के खिलाफ या एक अच्छी भारत सरकार लाने के लिए हम साथ खड़े हैं। उसमें अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में क्या किया ये मुद्दा नहीं था, इनके विधायक क्या कर रहे हैं ये मुद्दा नहीं था, एमसीडी क्या कर रही है ये मुद्दा नहीं था, एलजी क्या कर रहे हैं ये मुद्दा नहीं था। लेकिन जब हम दिल्ली सरकार में आते हैं तो मेरा भी यही आकलन है और कांग्रेस का भी दिल्ली में यह आकलन है कि जिस तरीके से मोदी ने भारत सरकार की गलत नीतियां लाकर देश में कमजोरी लाई, देश के विकास दर को कम किया, देश में बेरोजगारी, जो भी 4-5 चीजें उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा, जिस तरीके से उसने देश का हित नहीं किया, बिल्कुल उसी तरीके से दिल्ली को बर्बाद करने में सबसे अग्रणी केजरीवाल है। तो अगर राष्ट्र में, देश हित में, जनहित में हम बीजेपी के खिलाफ खड़े हुए तो दिल्ली के हित, दिल्ली के जनहित, दिल्ली के राज्य के हित के लिए हमें केजरीवाल के खिलाफ खड़ा होना है और उसको हराना है, उसी लॉजिक से। इसलिए वहां अलायंस जो है एक तर्क के साथ था, यहां उनके खिलाफ खड़ा होना दिल्ली के हित के लिए। अच्छा, इसी तर्क में से एक तर्क मैं ले रही हूँ, क्योंकि आपने कहा कि आपका और कांग्रेस का सामान्य तौर पर एक ही वोटर है और हमारा आम आदमी का बिल्कुल आपका और कुछ कांग्रेस वोटर का सामान्यता हाँ, एक है, सामान्य है, और वो वोटर बटे ना, इसलिए आप लोगों ने एकजुट होने का सोचा और बीजेपी को आपने काउंटर किया। अब इसी लॉजिक से आप दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी आ जाइए, क्योंकि वोटर तो सेम ही है। एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ आप और कांग्रेस है, और दोनों आप और कांग्रेस का वोटर अगर सेम है तो यहाँ पर जो वोटर बटेगा वो आप दोनों के बीच में बटेगा और फायदा तो फिर बीजेपी को होगा। देखिए मैम, हम लोग बीजेपी के खिलाफ क्यों हैं? हम कोई व्यक्तिगत दुश्मन तो है नहीं, ठीक है। हम बीजेपी की विचारधारा जो हमको लगता है देश के हित में नहीं है, और बीजेपी की उससे जो नीतियां बनती हैं वो देश के हित में नहीं है, तो अगर हम ऐसे कोई काम करते हैं कि बीजेपी जीते, उससे देश का अहित होता है हमारे हिसाब से। उसी तरीके से अगर हम दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी को दोबारा सत्ता में लाते हैं तो हम दिल्ली का अहित करते हैं, क्योंकि हमारा यह है कि अगर ये तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गया तो दिल्ली बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। छोटा मोटा जो खंडहर में बचे हुए हैं शीला जी की बनाई हुई दिल्ली, उसको भी अगले 5 साल में एकदम खत्म कर देगा। इसलिए इसको हराना बहुत जरूरी है, और हम ये नहीं कह रहे कि इसके हारने से बीजेपी आएगी। हमें ये पूरा भरोसा है कि अगर ये हारेगा तो कांग्रेस आएगी, क्योंकि इसका वोटर हमारे पास आएगा। और विकास के कारण, क्योंकि शीला जी का आज हर सड़क पे नाम हो रहा है, हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी का बहुत सा वोटर जो विकास की तरफ लालायित है वो भी कांग्रेस की तरफ आएगा। क्योंकि हमारा वोटर, जैसे मैंने पहले कहा, केवल आम आदमी में नहीं गया, 70-80% आम आदमी में गया, लेकिन 25-30% वो बीजेपी में भी गया। और आप देखिए बहुत सा ऐसा वोटर है जो ऊपर तो बीजेपी को देता है, लेकिन दिल्ली के सब्जेक्ट जब आते हैं, दिल्ली के विषय जो आते हैं, तो आम आदमी पार्टी को पिछले 2 चुनाव में देता रहा, क्योंकि वो दिल्ली के विकास को देखता है। वो वोटर भी हमारी तरफ आएगा। इसलिए अगर ये कहना कि हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आज अलग अलग लड़ रहे हैं तो हम भारतीय जनता को पार्टी को फायदा देंगे, वो मुझे लगता है लॉजिक नहीं है, क्योंकि हम दिल्ली के विकास के लिए लड़ रहे हैं। और दिल्ली में अगर अरविंद केजरीवाल तीसरी बार आ गया और अगर हम उस जीत में भागीदार हुए तो हम कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आने वाले 5 साल और भी भयानक होंगे दिल्ली के अगर केजरीवाल मुख्यमंत्री रहा। मेरा सवाल इस सवाल को लीड कर रहा था दरअसल, कि आप और कांग्रेस के बीच क्या कोई अलायंस होगा, पोस्ट पोल अलायंस होगा, क्योंकि प्री पोल से तो अरविंद केजरीवाल मना कर रहे हैं, और जो सोर्सेज के हवाले से खबर है कि कांग्रेस की जो दिल्ली यूनिट है वो नहीं चाहती है कि कोई अलायंस आम आदमी पार्टी के साथ हो, कम से कम चुनावों से पहले तो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं दिल्ली कांग्रेस के लीडर्स, और ये बात उन्होंने आला कमान के सामने भी रखी है। और शायद यही वजह है कि कई प्लान्स और कई प्रोग्राम्स भी कांग्रेस के हाल के दिनों में कैंसिल हुए हैं।
नहीं मैम, प्रोग्राम क्या कैंसिल हुए क्या नहीं हुआ वहां तक तो मैं नहीं जानना चाहता। जहां तक केजरीवाल की बात है उसका तो कोई भरोसा नहीं कर सकते। 2013 में भी उसने कस्में खाई थी कि कांग्रेस से कभी समर्थन नहीं लेंगे, हमारा समर्थन लेके एकदम पहुंच गए शपथ लेने के लिए। तो केजरीवाल का क्या भरोसा करें क्या नहीं करें वो मैं नहीं जानता। और जब लोकपाल बिल की चर्चा हो रही थी, अरविंद केजरीवाल और इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और सरकार की तरफ से मैं और सलमान खुर्शीद जी दो प्रतिनिधि थे, तो वो जितनी मतलब मैं शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता, वह जितनी गलत बातें जितनी झूठ वो तब बोला करते थे वो असंख्य था। तो मैं तो उसमें जाऊंगा भी नहीं। वो किसी दिन मैं सोचता हूं उस पर किताब लिखूंगा तब करूंगा, वो अलग कहानी है। तो केजरीवाल पे तो हम भरोसा नहीं कर सकते। वो किसके साथ बैठ सकता है, किसका समर्थन ले सकता है, किसका नहीं ले सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा 2011, 12, 13 में जितने वायदे उसने किए उस सबसे वो मुकर गया। और उसमें भारतीय जनता पार्टी रोज ही वीडियो निकालती रहती है। हमारी बात क्या है, क्या हम पोस्ट पोल में इसको अलायंस में मदद करेंगे नहीं करेंगे, वो हम देखते हैं ना पोस्ट पोल में क्या कहानी बनती है। मुझे नहीं लगता संभावना, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर हम इसकी या किसी ऐसे दल का समर्थन कर देंगे जो दिल्ली में विकास नहीं करता है, तो हम जवाबदेही कैसे बनेगी। और हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है कि हम ये दिल्ली में कोई सरकार बनाए। मेरा तो ये मत ये है कि हम ऐसी पोजीशन में होंगे कि हमें समर्थन लेना हो किसी से, हम समर्थन देने वाली स्थिति में नहीं होंगे। हो सकता है अगर पूरा बहुमत ना मिले तो हम समर्थन लेने वाली स्थिति में हो। जब लेने वाली स्थिति होगी तब इनमें से जो चाहेगा देना। लेकिन अगर होगा, कांग्रेस बीजेपी के साथ समर्थन लेगी क्या? बीजेपी क्यों देगी हमें समर्थन? क्योंकि कुछ मूल मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी और हमारे बीच में जो टकराव है वो टकराव कभी पूरा नहीं हो सकता। देखिए, वो आजकल जिस तरीके का माहौल उन्होंने देश में बना रखा है, सांप्रदायिकता का माहौल बना रखा है और विषयों का बना रखा है, वो उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकते। और उसके खिलाफ जो हम लोग खड़े हुए हैं एक दूसरे हिंदुस्तान की रचना में, एक दूसरे हिंदुस्तान की सोच में, उसमें हम कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकते। हाँ, आम आदमी पार्टी है, वो किसी भी तरफ बैठ सकती है। उसे कहते हैं ना हम लोग, बिन पैंदे का लोटा है, वो लुढ़क के उधर भी जा सकती है, लुढ़क के इधर भी आ सकती है। तो देखेंगे वो अगर जरूरत पड़ेगी तो वो किसका समर्थन करते हैं। अच्छा, देखिए, उनमें मैं इतना कह दूं, उनमें सरस्वती जी कम, लक्ष्मी जी ज्यादा विराजमान है। चले, कांग्रेस इस चुनाव में मेजर क्या मुद्दा उठा रही है? अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी की सरकार, और दिल्ली में, क्योंकि हम ये देखते हैं कि आप पूरा स्टेट नहीं है दिल्ली, आप जानते हैं यूनियन के पास काफी अधिकार है और एलजी के पास तो काफी ज्यादा अधिकार हो गए। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा जजमेंट था कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, ये कहा था कि एलजी को स्टेट गवर्नमेंट की एड एंड एडवाइस पर काम करना है। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि क्या कुछ हुआ, बिल आया, कानून बना, और अब अधिकार जो है उपराज्यपाल के पास काफी ज्यादा है। तो क्या आपके मेजर मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, मेजर मुद्दा दिल्ली का विकास, बहुत सीधी बात है। दिल्ली की मूलभूत सुविधाएं, देखिए शहर में और राज्यों में एक फर्क होता है। शहर को विकास की जरूरतों से पहले निर्माण करना होता है। अगर आपने सड़क नहीं बनाई तो एनक्रोच हो जाएगा इलाका, कॉलोनियां बन जाएंगी, सड़क नहीं बन पाएगी। अगर खुले मैदान में आपने पार्क या स्कूल या अस्पताल नहीं बनाया तो एनक्रोच हो जाएगा, घर आ जाएंगे, फिर आप उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। तो शहर में जो प्लानिंग है वो जरूरत से पहले मूलभूत सुविधा आनी चाहिए। गांव में, छोटे शहरों में तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इसमें अरविंद केजरीवाल बिल्कुल फेल रहा है, क्योंकि इसने मुफ्तखोरी और ये पैसा इधर दे देना, सस्ता कर देना, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। तो एक तो ये रहेगा कि हमें उस तरीके से फिर से विकास को दिल्ली के मुख्य धारा में लाना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ जो सहूलियतें अरविंद केजरीवाल ने दी, जैसे फ्री बिजली की, फ्री पानी की, जो लोगों को अच्छी लगी, उसको हमें कंटिन्यू करना है। मैनिफेस्टो में रहेगा कांग्रेस की? मैम रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि हमारा हमेशा रहा है कि देखिए कोई भी सरकार आती है, कितनी भी निकम्मी हो, वो भी एक आध दो अच्छे काम करती है। और किसी भी सरकार के अच्छे कामों को रोकना नहीं चाहिए। जरूरी थोड़ी है कि सारे अच्छे आइडियाज कांग्रेस में ही हैं। मतलब आप मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जो फ्री बिजली दी या फ्री पानी का जो उनकी स्कीम चलती है वो कंटिन्यू करेंगे, लोगों को अच्छी आई, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उसका अजय सर कि उसका आर्थिक कोई सेंस नहीं है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी बहुत सी चीजों के आर्थिक सेंस नहीं होते हैं किसी भी। हमारे पहले अगर आपने देखा होगा, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसमें 3 मुख्यमंत्री थे, उसने भी कुछ अच्छी स्कीमें लेकर आए थे। शीला जी ने उनकी अच्छी स्कीमों को बंद नहीं किया, उसको बेहतर किया, आगे बढ़ाया। जैसे केजरीवाल ने तो शीला जी की सारी अच्छी स्कीमों को बंद कर दिया। लाडली स्कीम बंद हो गई, नए स्कूल बंद हो गए, किशोरी योजना बंद हो गई, ओल्ड एज पेंशन बंद हो गई, विकलांग पेंशन बंद हो गई, विमेन हेडेड हाउस होल्ड की पेंशनें बंद हो गई। तो हम वो नहीं करेंगे। हम जो भी सरकार के अच्छे काम हैं उन्हें चलाएंगे और उनको आगे बढ़ाते रहेंगे। लेकिन हमारा यह है कि जो दिल्ली, बनती हुई दिल्ली 2013 में शीला जी छोड़ गई थी, वो आज के संदर्भ में, आज की जरूरतों में
उस तरीके की दिल्ली का निर्माण को हम फिर सामने लाएंगे। संदर्भ बदलेगा, आज नई जरूरतें हैं, नई फ्लाईओवर, नई अस्पताल, नई स्कूल, नई जो भी है नया है ना, पर अगर सोच वो है तो वही सोच यहां फिर नया काम कर सकती है। महिलाओं को 2100 रुपए देने का जो अभी हाल में ऐलान, देखिए वो तो उसका भी मैं कहूंगा ना, देखिए वो इन्होंने पंजाब में भी ऑफर प्रॉमिस किया था, वहां तो इंप्लीमेंट किया नहीं। हमने तो हिमाचल में जब हमारी सरकार आई हमने उसको इंप्लीमेंट किया, हमने तेलंगाना में इंप्लीमेंट किया, हमने और स्टेट्स में इंप्लीमेंट किया। इन्होंने तो पूरे 10 साल इंप्लीमेंट नहीं किया ना भाई। अब पिछले साल 1.5 साल पहले इसको इंप्लीमेंट कर देते ना दिल्ली में। तो हम लोग जो इस तरीके की स्कीम लेकर आएंगे वो तो हम करेंगे जैसे मैंने कहा, लेकिन मुख्य ये रहेगा कि इन सहूलियतों, इन राहतों के बावजूद भी जो विकास का काम रुक गया था उस विकास के काम को हम जरूर लाएंगे। ये विकास का काम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इन्होंने, एक तो मैं जैसे 2 चीजें बताना चाहूंगा, दिल्ली सरकार में आज जो घाटा है वो अभूतपूर्व है। न केवल सरकार का घाटा ये नहीं दिखाते हैं, आज हमारी डीटीसी में करीबन 80,000 करोड़ का लॉस है, या शायद जल बोर्ड में 80,000 करोड़ का लॉस है, डीटीसी में शायद 40 या 50,000 करोड़ का लॉस है। तो ये भी तो दिल्ली सरकार का लॉस है, और ये केवल इनएफिशिएंसी और करप्शन के कारण है। तो इन चीजों को भी कम करना कि सरकार इस तरीके के बुरे घाटे में ना रहे, सहूलियतें दी। आज इसीलिए तो बसें नहीं खरीदी जा सकती दिल्ली सरकार द्वारा। आज जहां हम लोग 8,000 या 6,000 बसें छोड़ के गए थे, आज 2-2,500 में लाकर बसें खड़ी हो गई हैं। आप कहीं भी सड़क पर चल के देखिए, कहीं पीली बस खड़ी हुई है, कहीं नीली बस खड़ी हुई है, कहीं हरी बस खड़ी हुई है। आधे से ज्यादा सड़कें पे बसें इसलिए खड़ी हुई हैं क्योंकि उनमें मेंटेनेंस नहीं हो पा रही है। तो एक अच्छी सरकार देनी, एक रिस्पॉन्सिबल सरकार देनी, लोगों को राहत देना, लेकिन उस राहत के साथ साथ सरकार को पंगु या बेकार नहीं बना देना कि हम मूलभूत काम ना कर पाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम ना कर पाएं, फ्री सेवाएं और सर्विसेज ना दे पाएं जो इंपॉर्टेंट है। इस तरीके की दिल्ली का विजन हम लोग सोच रहे हैं कि हम देंगे इस चुनाव में। अच्छा, अलका लांबा का नाम का बड़ा जिक्र हो रहा था और ये चर्चा चल रही थी कि अलका लांबा को नई दिल्ली सीट से उतारा जा सकता है, लेकिन आपके नाम का अनाउंसमेंट हो गया। अब क्या खबर है कि अलका लांबा कहाँ से चुनाव लड़ रही हैं? नहीं, ये मैं नहीं जानता। देखिए पहले क्योंकि मेरा भी कोई इतना सर्टन नहीं था यहाँ का, कोई 1-2 और सीटें थी जहां मैं सोच रहा था कि मैं चुनाव लड़ूंगा। उसके बाद पार्टी का निर्णय रहा कि नहीं, आप नई दिल्ली से लड़िए और पार्टी जो कहेगी वो इंपॉर्टेंट है। आपको टफ सीट पे फंसा दिया? नहीं, टफ सीट नहीं। देखिए, फाइट वर्थ इट होनी चाहिए। आप हारो जीतो, मुझे तो पूरा विश्वास है कि हम जीतेंगे, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ एक कहने के चक्कर में कि हारो या जीतो, जैसे कहते हैं ना, शुड बी वर्थ इट। लड़ाई यहाँ लड़ने लायक है। एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ हम लड़ रहे हैं लड़ाई जो मुझे लगता है दिल्ली की बर्बादी के लिए सबसे बड़ा जिम्मेवार रहा है, और उसको हटाना दिल्ली के हित की लड़ाई है, ये सिर्फ मेरे जीतने की नहीं है। लेकिन अलका जी का बहुत अच्छी वक्ता हैं। एक जब रही वो 4-5 साल वहां विधायक, तो मैंने सुना कि अच्छा काम भी उन्होंने किया था चांदनी चौक में, पॉपुलर हैं, और जो भी सीट पर उनको लड़ाएंगे कांग्रेस उस सीट पे बहुत अच्छे से लड़ेंगे अलका लांबा। मेरे को लगता है। देखिए, मैंने उनसे बात नहीं हुई है, मेरी कोई हाईकमांड से बात नहीं हुई है, तो मैं जानता नहीं हूं। अगर आप व्यक्तिगत मुझसे पूछें कि क्या उन्हें लड़ना चाहिए, तो मुझे लगता है उन्हें अवश्य लड़ना चाहिए। अच्छा, आप कैसे देख रहे हैं मनीष सिसोदिया की सीट बदली? आम आदमी पार्टी ने पटपड़गंज की बजाय जंगपुरा से टिकट जहां दिया, बैठे हैं वहां हैं। और साथ ही साथ एक और चीज कि जो अब तक 32 कैंडिडेट की लिस्ट घोषित की है, उसमें 16 सिटिंग एमएलए के टिकट उन्होंने काटे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं दोनों चीजों को? नहीं, ये तो मान गए ना कि उनकी सरकार बदनाम है, मान गए ना कि उनके विधायक काम नहीं कर रहे। भाई देखिए, यही आपको याद होगा, यही अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम ठोक पीट के कैंडिडेट लाएंगे, हम ऐसे लोग लाएंगे जो काम करेंगे, हम ऐसे लोग लाएंगे जो भ्रष्ट नहीं होंगे। तो क्या हुआ भाई उनका? आप तो ये क्लेम करते थे कि जैसे और पार्टियों में लोग आ जाएंगे जो काम नहीं करेंगे, आपके यहां तो ऐसा नहीं होगा। तो पहली चीज तो ये बात पूरी स्पष्ट हो गई कि आपको कुछ नहीं पता था, आपने किसको टिकट दिया, आपके पास कोई आधार नहीं थे, आपके पास कोई तौर तरीके नहीं थे। और अगर आप 50% एमएलए बदल रहे हैं, तो इसका मतलब है आपका सर्वे दिखा रहा है कि 50% सीटें आप नहीं जीत रहे हैं, नहीं तो आप क्यों बदलोगे? तो ये तो इन्होंने पहले से मान लिया कि कम से कम 50% सीटों पे ये हार रहे हैं। दूसरी मैं ये बात कहूंगा कि आम आदमी पार्टी का वोटर विधायक को वोट नहीं करता। आम आदमी का वोटर सीधे सीधे केजरीवाल को वोट करता है। यहां विधायक का एक भी वोट नहीं है, यहां विधायक रेलेवेंट ही नहीं है। और इसलिए अगर ये 32 सीटें, 35 या 40 सीटें हार रहे हैं, तो ये 10 विधायक बदल लें, ये वो सीटें हार ही रहे हैं। और इससे तो हमें और भी कॉन्फिडेंस, भरोसा हो गया है कि अरविंद केजरीवाल अब दोबारा सरकार में नहीं आने वाले। बीजेपी पर थोड़ी बात कर लेती हूँ, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी के पास है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी लॉ एंड ऑर्डर का इशू रेज करी है। और आम आदमी पार्टी को एक सेकंड के लिए आप भूल भी जाइए, तो दिल्ली में कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि रीसेंट डेज में स्कूल्स में
थ्रेट्स जिस तरीके के आ रहे हैं बॉम्ब्स को लेकर, जी। और सिर्फ थ्रेट्स की बात नहीं करते आप, लगातार इस तरह की खबरें आ रही है कि कहीं फायरिंग हो गई, मर्डर हो गया, किलिंग हो गई, किडनैपिंग हो गई, रेप हो गया। मुझे याद आता है आपकी आखिरी बार दिल्ली में सरकार 2008 में बनी थी, और शीला जी की सरकार जब गई है उससे पहले निर्भया केस हुआ था, और एक बहुत बड़ा स्टिग्मा, इस शब्द का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ये बिल्कुल ठीक बात है। लगा उनकी सरकार पर। आज भी हालात दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के तो बिल्कुल भी, मैं मानती हूँ एक महिला होने के नाते, कि सुरक्षित नहीं महसूस करते हम लोग शाम को निकलते हुए। लगता है आपको कानून व्यवस्था एक मुद्दा है दिल्ली में? है, बिल्कुल है। बिल्कुल मुद्दा है। मैं सिर्फ एक बात कह दूं, मुझे लगता है कभी-कभी हम लोग कानून व्यवस्था ही एक इशू लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी के काम को इशू नहीं लेते हैं, पर वो अलग बात है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ मुद्दा है, मुद्दा था, मुद्दा है। और इस चुनाव में वो मुद्दा बनेगा कि नहीं, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो लोकसभा का बड़ा मुद्दा है, क्योंकि वो भारत सरकार की परफॉर्मेंस की बात है, इसलिए लोकसभा में वो बड़ा मुद्दा बनता है। लेकिन इसको यहाँ मुद्दा बनाना इसलिए भी आवश्यक है, क्योंकि मेरे हिसाब से इसमें दोनों सरकारें जिम्मेवार हैं। भारतीय जनता पार्टी इसलिए जिम्मेवार है क्योंकि दिल्ली पुलिस को, एक तो उन्होंने क्या किया है कि दिल्ली पुलिस का फोकस लॉ एंड ऑर्डर से हटाकर वीआईपी पर डाल दिया है। सारी पुलिस लगी रहती है प्रधानमंत्री मूवमेंट में, होम मिनिस्टर के मूवमेंट में, प्रेसिडेंट के मूवमेंट में। तो दिल्ली सरकार के खुद अधिकारी कहते हैं कि साहब हमको ना प्रायोरिटी मिल रही है, ना हमको काम मिल रहा है नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर संभालने का। एक तो ये बहुत बड़ा है। दूसरा क्या है कि जब तक लोकल या तो विधायक हो या फिर एमपी हो, जब लोकल चुना हुआ प्रतिनिधि लॉ एंड ऑर्डर में अपने आप को सम्मिलित पाता है, तो एक जवाबदेही बनती है पुलिस की। जो बीजेपी के सांसद रहे हैं, आई एम सॉरी टू से, बट पिछले आपने देखा होगा 10 साल में कभी कभी तो शायद पता भी नहीं लगता कि हमारे एमपीज कौन है। तो उन्होंने ऐसे सांसद बनाए जिनके पास कोई अधिकार या पावर नहीं है। तो जो एक पॉपुलर या पब्लिक कंट्रोल होना चाहिए था पुलिस का, वो बिल्कुल दिल्ली में नहीं रहा है। इस कारण से यहां दिल्ली की हालत बहुत खराब हो गई है। दिल्ली सरकार की जहां तक बात है, वो दूसरी बात है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो अरविंद केजरीवाल शीला जी पे उंगली उठाते थे, वो कहते थे इतना यूजलेस सीएम कैसे हो सकता है। खुद जब सरकार में आए तो कहते तो उससे पल्ला झाड़ लिया। लेकिन दिल्ली सरकार की भी जवाबदेही है। आपको याद होगा मैंने कुछ समय पहले कहा था सीसीटीवी का, भाई सीसीटीवी क्यों नहीं लग रहे हैं, उसके क्यों नहीं रिपोर्ट आ रही है। दिल्ली के हर, आपने कहा था पूरी दिल्ली सीसीटीवी से छप जाएगी, तो कोई भी क्राइम क्यों नहीं पकड़ा गया। भाई आप निर्भय का कांड देखिए, निर्भय का इतना जघन्य कांड हुआ, लेकिन निर्भय के दोषी कैसे पकड़े गए। वहां एक सीसीटीवी था जिसमें ये लोग रिकॉर्ड हो गए, जिसमें वो लोग चढ़े थे, बस में उनका चेहरा आया, उससे बस पकड़ी गई, उससे लोग पकड़े गए। वो सीसीटीवी ने उस समय तो अपराध पकड़ लिया। आज सीसीटीवी जब पूरी दिल्ली में है तो वो क्यों नहीं अपराध पड़ पड़े। फिर केजरीवाल ने कहा था कि हम हर सड़क में लाइटिंग कर देंगे, कोई भी चौराहा हमारा डार्क नहीं रहेगा। वो किसी भी तरीके से हालत नहीं है, इसलिए महिलाएं कैसे सेफ फील करेंगी। फिर एक और चीज थी, इन्होंने कहा था कि हम बस में मार्शल कर देंगे, हम मेट्रो में मार्शल कर देंगे। क्या उससे कोई फर्क पड़ा है। केवल अनाउंसमेंट करना और अपने कार्यकर्ताओं को पैसा देने के लिए बस में मार्शल बनाना देना कुछ नहीं होता, उसकी एक ओरिएंटेशन होती है। और एक चौथी बात होती है समाज में उसके मूल्यों का बदलाव, जो शायद महिला सेफ्टी में सबसे बड़ी चीज है, जिसमें आप जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, महिलाओं के और पुरुषों के समान अधिकार की बात करते हैं, महिलाओं को इंसान की तरह देखने की जो एक ट्रेनिंग होती है, उसमें क्या काम हुआ अभी पिछले 10 साल में। आप कह रहे हैं कि शिक्षा में आपने उत्कृष्ट काम कर दिया, रिजल्ट में तो वो काम उतना नहीं दिखता है जितना होना चाहिए था, चलो उसको छोड़ो। महिला ट्रेनिंग में आपने एक हैप्पीनेस डिपार्टमेंट बना दिया, आपने कोई और डिपार्टमेंट बना दिया। तो महिलाओं पुरुष के बीच में जो दुर्भावनाएं हैं उनको चेंज करने का क्या आपने काम किया है। समाज में विमेन इक्वालिटी, विमेन सेफ्टी के लिए किस तरीके की ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग, एजुकेशन, कम्युनिकेशन किया है। सरकार पहले आपको याद होगा इन चीज़ों पे इश्तहार निकाला करती थी, आज अपने विकास को चमकाने के अलावा किस तरीके के विकास आपने दिए जिसमें सामाजिक मैसेज, सोशल मैसेजिंग जाए। ये चीजों तो सरकार को चाहिए, और ये तो दिल्ली सरकार करती है ना, ये भारत सरकार थोड़ी करती है। भाई विमेन एंड, भले लॉ एंड ऑर्डर भारत सरकार के पास हो, विमेन एंड चाइल्ड तो दिल्ली सरकार के पास है ना। इसमें ओरिएंटेशन होना चाहिए था। पहले मुझे याद है दिल्ली में एक शक्ति योजना करके शीला जी ने कार्यक्रम चलाया था, जिसमें महिलाओं की सशक्तिकरण, उनके एम्पावरमेंट की बहुत स्कीम होती थी और बहुत पॉपुलर प्रोग्राम था। आप किसी से पूछिएगा, वो प्रोग्राम आपने बंद कर दिया। चलो आपने बंद कर दिया। महिला विकास में एनजीओ दिल्ली में काम करते थे, उसकी फंडिंग आपने बंद कर दी। तो नई फंडिंग करते, नए प्रोग्राम करते। तो जो लाठी और डंडे के अलावा लॉ एंड ऑर्डर को इंप्रूव करने वाली प्रोग्राम है, खासकर महिला सेफ्टी में, उसमें तो दिल्ली सरकार बिल्कुल फेल रही है। और इसलिए मैं कहूंगा कि सारी उंगलियां
केवल भारत सरकार पे नहीं पड़ती, लॉ एंड ऑर्डर पे, क्राइम पे, उसके लैक ऑफ कंट्रोल में, पुलिस के अंदर करप्शन पे सीधे सीधे हम भारत सरकार को क्वेश्चन करेंगे और बीजेपी को पे सवाल उठाएंगे। लेकिन उसके जो पॉजिटिव तौर तरीके होते हैं, जो राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती है, एजुकेशन की, कम्युनिकेशन की, महिलाओं के बारे में बात करने की, पुरुषों के अंदर महिला विरोधी धारणाओं को कम करने की, उसमें क्या काम किया है भाई केजरीवाल ने या आम आदमी पार्टी सरकार ने या उसके विधायकों ने? वहां ये बिल्कुल फेल रहे हैं। अच्छा, एक बात कही जाती है जब हम केंद्र की बात करते हैं तो वहाँ पे ये कहा जाता है, बीजेपी के नेता काफ़ी कहते हैं बात कि मोदी वर्सेस हु। जब हम दिल्ली में आते हैं तो यहाँ ये कहा जाता है कि केजरीवाल वर्सेस हु। मैंने सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछा था कि क्या कांग्रेस ने अपना सीएम कैंडिडेट अनाउंस कर दिया है संदीप दीक्षित को, तो आपने उससे डिनाई कर दिया। बीजेपी ने भी अभी तक कोई अपना सीएम कैंडिडेट को लेकर कोई जिक्र भी नहीं किया और अभी तक तो उनकी कैंडिडेट की लिस्ट भी नहीं आई। तो एक आप मानते हैं कि एक एडवांटेज, एक एज है आम आदमी पार्टी को इस बात को लेकर? कभी एज भी होता है, कभी नहीं भी होता है। अगर लीडर आपका पॉपुलर है, उसने काम किया तो एज होता है, और लीडर ने काम नहीं किया है, सड़क पे बदनाम हो गया है, भ्रष्टाचार में फंस गया है, जेल जा चुका है, बेल पर जी रहा है, 4-4 केस उस पे लगे, तो नेगेटिव भी जा सकता है। तो जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति को आप बार बार सामने लेकर आए तो वो पॉजिटिव ही जाएगा। भाई आप खुद ही केजरीवाल को देख लो ना, जिस केजरीवाल ने कहा था कि मैंने दिल्ली में विकास किया है, आज वो विकास के नाम पे वोट भी नहीं मांग रहा है, उसको हिम्मत ही नहीं हो रही विकास के नाम पे वोट मांगने की, उसने अपने कैंडिडेट बदल दिए। तो जो केजरीवाल शायद एक समय में आम आदमी पार्टी के लिए एसेट था, वो आज शायद दिल्ली में एसेट नहीं बचा है, और इसीलिए वो अपने आप को प्रोजेक्ट करे, इसमें वो कुछ कांग्रेस से बढ़त ले लेगा, तो ये मैं नहीं मानता हूं। कांग्रेस में ये पुराना तरीका रहा है कि हमारे पास बहुत प्रोमिनेंट नाम होने के बावजूद भी हम नाम अनाउंस नहीं करते हैं। कभी उसका नुकसान भी होता है, कभी उसका फायदा भी हो सकता है। आपको लगता है एक महिला मुख्यमंत्री आतिशी को बनाया गया और दिल्ली में शीला दीक्षित जी के बाद एक महिला सीएम बनी है, शायद टेम्परेरी बनी है, कुछ फायदा इस बात का आम आदमी पार्टी को हो सकता है इस चुनाव में? देखिए, तब हो सकता है कि जब आप काम करें। ठीक है, आप महिला हैं या आप किसी भी पहचान से आई हैं, उस पहचान का एक महत्व होता है, लेकिन उस पहचान के साथ जो लोगों की आकांक्षाएं आती हैं, क्या उस पर आप खरी उतरी हैं? क्या इन्होंने पिछले 3-4 महीने में महिलाओं की सुविधाओं के लिए, महिलाओं के विकास के लिए कोई काम किया है? हाँ, वो ठीक है, आपने क्या इसकी जेब में हम इतना पैसा दे देंगे, वहाँ कर देंगे, वो ठीक है। जैसे मैंने कहा, महिला बाल विकास में इतनी कार्यक्रम और स्कीम होते हैं, उसमें आपने क्या किया है? महिलाओं की रक्षा सुरक्षा के लिए आपने क्या किया है? महिलाओं के लिए क्या कोई जगह बनाई है? महिलाओं के लिए दिल्ली में हॉस्टल्स की बहुत ज़रूरत है, क्या महिलाओं के हॉस्टल्स कोई नए बनाए हैं? इन्होंने तो कहा था कि हम हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कॉलेज बना देंगे, कॉलेज एक भी नहीं बना पाए। कम से कम महिलाओं के कॉलेजेस में सीटिंग्स आप बढ़ा देते। महिलाओं के लिए आप पहले स्पेशल चला करती थी, सेपरेट महिला बसें चला करती थी, वो आप चलवा दीजिए। मैंने कहा, महिलाओं के लिए स्पेशली आपने किया क्या है? तो अगर महिलाओं के लिए आपने कुछ नहीं किया है और केवल महिला हैं, तो महिला क्यों आकर्षित होगी आपके लिए? अच्छा, मैं अभी आपकी ये लिस्ट ही देख रही थी, कांग्रेस की जो 21 कैंडिडेट्स की लिस्ट है, इस पे मुझे कालका जी सीट नजर नहीं आई। कालका जी सीट से आती हैं आतिशी, क्या तैयारी है कांग्रेस की, किसे कैंडिडेट बना के उतारेंगे वहां? नहीं, जैसे मैंने कहा, ये मैं नहीं जानता। कुछ खबर हमने ये भी सुनी कि शायद अलका जी को वहां से उतारें या हमारे कोई स्थानीय वहां के लोगों को उतारें, ये मैं नहीं कह सकता है। कुछ चीज तो लेट इट रिमेन अ मिस्ट्री, जब आएगा तब आएगा। बिल्कुल। और आखिरी 1-2 सवाल है बस मेरे। अभी जो परिस्थिति है दिल्ली के चुनाव में, पिछले 2 चुनाव में इस तरह का माहौल नहीं देखने के लिए मिला। आपने भी देखा कि वन साइडेड दिखाई दे रहा था। इस बार के चुनाव में कांग्रेस भी दम लगा रही है। आप खुद कह रहे हैं कि लेट जरूर हुए हैं लेकिन स्पीड के साथ आए हैं। बीजेपी लगातार अपनी कैंपेन बहुत तेज करती हुई दिखाई दे रही है। संदीप दीक्षित को इस वक्त दिल्ली में माहौल क्या नजर आ रहा है? देखिए, मैं पहली चीज मैं कहूंगा कि तीसरी बार आम आदमी की सरकार नहीं आ रही है, ये कंफर्म्ड है। ठीक है, ये अब की बार नहीं जीतेंगे, ये कंफर्म्ड है। अब क्या बीजेपी की सरकार बनेगी? मुझे लगता नहीं है। ओके, या तो ये है कि मिलीजुली आएगी और हाँ। कांग्रेस मैं इतना कह सकता हूं कि कांग्रेस के बिना आने वाली सरकार नहीं बनेगी। नंबर कितने दे रहे हैं कांग्रेस को आप? ये मैं अभी नहीं कहूंगा। मैं इतना कह सकता हूं, मैं नॉर्मली असेसमेंट मेरा ठीक ही रहता है पार्टीज का। मैं आपको छोटा उदाहरण देता हूं। 2013 में जब चुनाव हो गए थे और 2013 में बल्कि वोटिंग नहीं हुई थी, और बहुत से कांग्रेस के विधायकों ने मुझसे जब पूछा था तो मैंने सबसे कहा था कि 10 से कम सीटें आ रही हैं। ये कोई विश्वास नहीं कर सकता है, लेकिन जो लोग मेरे साथ हैं उनसे पूछिएगा, मैंने कहा था बहुत हालत खराब है।
मैं नॉर्मली असेस कर लेता हूँ। जब 2015 में दोबारा चुनाव हुए तो मुझे याद है कुछ लोगों ने पूछा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी कितनी सीटें जीतेगी, तो मैंने कहा मेरे हिसाब से एक भी नहीं हार रही है। मतलब मैं उनको 70 में 70 दे रहा था, 67 आई। तो उतना अंदाजा लगा सकते हैं। उस अंदाजे को देखें तो इस समय आज अगर वोटिंग होती है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी नहीं जीत रही। नंबर में मैं अभी नहीं जाऊंगा, समय देने दीजिए, समय आने दीजिए, माहौल बनने दीजिए। देखिए अब क्या होगा, उनके कैंडिडेट्स आएंगे, हमारे कैंडिडेट्स आएंगे, माहौल बनाएंगे, वो क्या चीज प्रॉमिस करते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि 3-4 महीने पहले जो माहौल है आते आते शायद चेंज हो जाए थोड़ा बहुत, कभी कभी हो जाता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन इस समय मुझे नहीं लग रहा है कि आम आदमी पार्टी वापस आ पाएगी। अच्छा, इस चुनाव में कांग्रेस का जो टॉप लीडरशिप है वो हमें कब नजर आएगा? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कब हमें दिल्ली के चुनाव में उतरते हुए, प्रचार करते मेरे ख्याल हुए से नजर आएंगे? एक बार इलेक्शन डिक्लेयर हो जाए वो लोग, तो उसके बाद ही आएंगे, जब आखिरी के 12-15 दिन आ जाएंगे, क्योंकि अभी तो बहुत है, अभी हमारे कैंडिडेट्स डिक्लेयर होंगे, मैनिफेस्टो बनेगा, हमारे जो मुख्य 4-5 चीजें हैं जो हम प्रॉमिस करेंगे वो सामने आएंगी। एक बार ये सब हो जाए और बेसिक प्रचार प्रसार चालू हो जाए, तब लीडर्स के आने का फायदा होता है। क्योंकि देखिए लीडर जो है कैंपेन का केक नहीं बनाता है, वो जैसे कहते हैं ना केक की चेरी बनाता है, ऊपर की जो आती है और जिससे भरोसा बनता है, लोग आते हैं, सुनते हैं और वो कहते हैं नहीं यार, जब ये लीडर ये बात कह रहा है तो ये पार्टी ये करेगी। ठीक है, वो हमारे जरूरी होते हैं और उसके लिए हमारे पास बहुत प्रभावी लीडर्स हैं। तो मेरे ख्याल से जो हमारे बड़े सीनियर लीडर्स हैं, एक बार हम नीचे का पूरा बेस बना लें, उसके बाद वो आएंगे। तो समझ लीजिए मैं ये कह दूं कि 25-30 सीट तक हम ले जाएंगे, 45-50 सीट तक हमारे लीडर ले जाएंगे। चलिए, तो संदीप दीक्षित जी को अभी आपने सुना, नई दिल्ली से कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, और इस इंटरव्यू में काफी लंबी बातचीत हुई है और काफी सारी बातचीत के जरिए मोटी मोटी बात ये निकल कर आई है कि इस बार का चुनाव दिलचस्प तो होगा ही होगा, लेकिन संदीप दीक्षित जी ये कह रहे हैं कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के बगैर सरकार नहीं बननी। फिलहाल नतीजे चुनाव के बाद आएंगे, अभी तो चुनाव की डेट भी अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन आप अपने पार्टी से जुड़े हुए सवाल भी हमें पूछ सकते हैं, और जो उम्मीदवारों के साथ हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, ये बातचीत आपको कैसी लग रही है ये भी आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। संदीप जी, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। थैंक यू।